दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आपको बता दूं आईएससी बोर्ड के रिजल्ट आउट हो चुके हैं और लगातार जो टॉपर्स हैं उनसे लगातार चर्चाएं हो रही हैं। मैं भी इस समय एक टॉपर के साथ में हूं, सानिया भार्गव, जो ऑल इंडिया रैंक 3rd पाई हैं और स्टेट जयपुरिया स्कूल जो राजधानी लखनऊ में है वहां से पढ़ रही थी 99.25%। मेरे साथ में इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो पूरा जो टाइम पीरियड था पूरे साल भर का किस तरीके से पढ़ाई करती रही और तमाम बातों पे मुद्दों पे हम इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। मैम, ये जानना चाह रहा था कि आपने पूरे साल जिस तरीके से पढ़ाई की उसमें सबसे ज्यादा टफ पीरियड आपके लिए कौन सा था? आई थिंक सबसे ज़्यादा टफ पीरियड था मेरा जनवरी फरवरी का फेज, क्योंकि इस बार आईएससी ने 2 भागों में एग्जाम्स लिए थे। वी हैड सेमेस्टर 1 जो दिसंबर में हुआ और सेमेस्टर 2 जो कि इधर अप्रैल मई में हुआ था। तो पहला सेमेस्टर 1 कवर करने के लिए हमारे पास 8 महीने थे, पर सेमेस्टर 2 के लिए हार्डली 2 से 3 महीने बच गए थे। तो जो सेमेस्टर 2 वाला फेज था, एंड क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने लिए थे, आई हैड ह्यूमैनिटीज विद इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स, तो जो डिफिकल्ट वाले चैप्टर्स थे वो बेसिकली सेमेस्टर 2 में रहे थे। तो वो जो जनवरी फरवरी वाला फेज था, जब अभी सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आया नहीं है और सेमेस्टर 2 की तैयारी करना शुरू कर देना है, क्योंकि बहुत ही कम समय है उसके लिए, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट फेज रहा था मेरे लिए। बट आई थिंक स्कूल की मदद के एंड दोस्तों के साथ वो भी निकल गया एंड नाउ द रिजल्ट इज आउट। अच्छा, एक चीज और जान लो कि सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट, जैसा आपने बताया ह्यूमैनिटीज रही आपकी इकोनॉमिक्स एंड मैथ के साथ, तो ये आपके मेन सब्जेक्ट थे, तो सबसे टफ सब्जेक्ट आपके लिए कौन सा था? सबसे ज्यादा समय किसको देना पड़ रहा था? आई थिंक सबसे ज़्यादा समय मैंने मैथ्स को दिया है, क्योंकि 11th-12th की मैथ्स ईजी होती नहीं है। वी हैड चैप्टर्स लाइक ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस था, जो कि कैलकुलस तो हमने पहले कभी स्कूल में पढ़ा भी नहीं। तो आई थिंक मैथ्स में मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की है एंड मैथ्स में स्कोर भी अच्छा आ गया। आई गॉट 99, सो प्रीटी हैप्पी दैट ऑल द हार्ड वर्क दैट आई पुट इन वाज वर्थ इट। अच्छा, मैथमेटिक्स आपने बताया सबसे टफ, इसके अलावा जैसे इंटीग्रेशन का पूरा काफ़ी पार्ट होता है, आपने लास्ट में ऑपरेशन रिसर्च से भी रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ अटेम्प्ट किए, तो उसको भी जब प्रिपेयर कर रहे होंगे तो उसमें कितने कितने घंटे चैप्टर्स को आप देते थे कि कंप्लीट हो जाए, और कितने समय में आपने पूरी मैथमेटिक्स कंप्लीट कर ली? तो घंटे वाइज तो आई थिंक रोज मैथ्स को 2 से 3 घंटा मैंने दिया है, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट को समझना, फिर एग्जांपल्स लगाना, फिर एक्सरसाइज लगाना, क्वेश्चन बैंक्स लगाना। सो दिन में 2 से 3 घंटा तो मैथ्स का फिक्स रहता था। कितना टाइम में मैंने कवर किया, सो जब सेमेस्टर 1 था हमारा, दिसंबर में पेपर थे, तो वी कवर्ड ऑलमोस्ट अक्टूबर तक पूरा सिलेबस हो गया था। एंड इवन जो सेमेस्टर 2 था जो अप्रैल में होना था, तो अराउंड फरवरी मार्च तक सेमेस्टर 2 का भी पूरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया था। एंड उसके बाद बस प्रैक्टिस बची थी, तो प्रैक्टिस तो मैथ्स में नेवर एंडिंग होती है, तो वो तो एंड डे तक चली रही थी। अच्छा, मैथमेटिक्स में एक चीज़ और होती है, फॉर्मूलेस दिए रहते हैं। एमएल अग्रवाल आज के डेट में अगर आईएससी के पैटर्न मांगो तो थोड़ा सा क्वाइट ईजी कर दिया है। फॉर्मूलेज जैसे थ्योरम्स होती हैं, उसमें थ्योरम से उसको फॉर्मूले प्रूव करे जाते थे, तो क्या वैसा भी आप लोग को स्टडी कराई गई या डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चंस पे ही डिपेंडेंट रहते थे, क्वेश्चन सॉल्व करना है? नहीं, तो जब हम लोग को कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया जाता था स्कूल में, तो हमेशा फॉर्मूले का पूरा डेरिवेशन समझाया जाता था। बिकॉज अब पेपर्स ऐसे आने लगे हैं कि हमेशा फॉर्मूले पे क्वेश्चन नहीं आता, वो कहीं डेरिवेशन के किसी स्टेप पे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, डेरिवेशन एज सच नहीं पूछा जाएगा, बट यू नीड टू नो कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ताकि अगर क्वेश्चन उस किसी कॉन्सेप्ट पे आ गया तो आप ब्लैंक नहीं हो कि ये तो मुझे सिर्फ फॉर्मूला आता है। तो आई थिंक वो पूरा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ ही अब फॉर्मूले बताए जाते हैं। अच्छा, आपने इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है, उसमें सबसे कुछ टफ चैप्टर्स होते हैं, जैसे नेशनल इनकम से रिलेटेड चैप्टर्स होते हैं, तो ये सब भी काफ़ी टफ रहे होंगे आपके लिए। तो इसमें किस तरीके से आपने स्टडी की और तमाम स्टूडेंट्स देख रहे हैं आपको, उनके लिए एक मैसेज कैसे इन टफ चैप्टर्स को कंप्लीट करें? तो 12th में तो इकोनॉमिक्स वाज बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जैसा आपने बोला नेशनल इनकम वो समथिंग जो मुझे डिफिकल्ट लगा, क्योंकि नेशनल इनकम में बहुत इंटीग्रिटीज होती हैं कि आपको पर्सनल इनकम लेनी है कि नहीं, इंपोर्ट कौन सा लेना है, एक्सपोर्ट कौन सा लेना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स काफ़ी टफ लगा मेरे को। तो आई थिंक इट इज़ जस्ट दैट कि आप पहले कॉन्सेप्ट समझो एंड देन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन बैंक्स लगाओ, क्योंकि जब आपको इतने सारे क्वेश्चंस आप देख लेते हो तो आपके दिमाग में क्लैरिटी आने लगती है, आपके दिमाग में ही क्लियर लिस्ट बन जाएगी, आपको ये लेना है नेशनल इनकम में, ये नहीं लेना है। सिमिलरली जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स होते हैं, जो इनिशियल चैप्टर्स होते हैं हमारे, और डिमांड सप्लाई हो गया, मार्केट इक्विलिब्रियम हो गया, तो उसमें आई थिंक ग्राफ से अगर प्रैक्टिस करेंगे, ग्राफ का कॉन्सेप्ट समझ के, तो थ्योरी आप अपने आप लिख लेते हो, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ ग्राफ एक्सप्लेन करना होता है। तो ग्राफ आई थिंक प्रैक्टिस करना भी इकोनॉमिक्स में समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके बाद बात कर लूँ, आपके साथ में तमाम ऐसे फ्रेंड्स होंगे, आपकी क्लास में ऐसे बच्चे भी होंगे क्या, तो उनके साथ में एक ऐसी समस्या हुई होगी कि काफ़ी टाइम उन्होंने दिया
स्टडीज़ में चैप्टर्स नहीं कंप्लीट हो, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट जिन्होंने कई क्वेश्चन छोड़ भी दिए होंगे। आपने 99.25% गेन किया, कुछ ऐसे होंगे 70% भी गेन किए होंगे। तो वो जो डिफरेंस रहा 29.25% का, वो ऐसा क्यों रह जाता है कि वो बच्चे भी आपके साथ में पढ़ते हैं, तो उनको ऐसा क्या करना रह गया जो आप तक नहीं पहुंच पाए? आपको क्या लगता है इस पर? मुझे बस ये लगता है कि 2 चीज़ें हैं। पहली तो बच्चे जो होते हैं, मतलब एटलीस्ट माय बैचमेट्स, उन्होंने स्कूल की क्लासेस को आई डोंट थिंक बहुत सीरियसली लिया। कोचिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं, बट आई थिंक जो स्कूल आपको प्रोवाइड कर सकता है, जो टीचर्स आपको कीवर्ड्स दे सकते हैं, क्योंकि वो टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं पिछले 10 सालों से, वो बोर्ड चेकिंग के लिए जाते हैं, उनको पता है कि बोर्ड किस पे आपको मार्क्स दे सकता है, किस में नहीं दे सकता है, क्या आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सही है नहीं है। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ माय बैचमेट्स दे स्किप्ड द स्कूल क्लासेस। तो आई थिंक दैट इज वन थिंग जो नेक्स्ट मेरे जूनियर बैचेस को नहीं करना चाहिए। दे शुड बी टेकिंग द स्कूल क्लासेस वेरी सीरियसली। एंड सेकेंडली आई थिंक कि चूजिंग द सब्जेक्ट्स ऑफ योर इंटरेस्ट, कि जब 11th-12th में सब्जेक्ट्स चूज करते हैं तो बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं कि अब इसमें मेरा करियर बनेगा नहीं बनेगा। आज करियर हर सब्जेक्ट में बन सकता है। तो 11th-12th में आपको ये देखना है कौन सा सब्जेक्ट मेरे को इंटरेस्ट करेगा कि मैं 2 साल वो पढ़ सकूं अपने इंटरेस्ट के साथ, एंड कौन सा सब्जेक्ट में मैं स्कोर कर सकता हूँ। इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, आपको दोनों ही चीजें देखनी होती हैं। कि लोग ले लेते हैं मैथ्स की जस्ट बिकॉज मेरे को मैथ्स या साइंस लेना है, आपको देखना है आपको समझ आई भी कि नहीं आई क्लास 8 तक। तो आई थिंक वो भी एक फैक्टर होता है विच अ लॉट ऑफ माय बैचमेट्स मिस्ड। उन्होंने पेरेंट्स के प्रेशर में या सोसाइटी के प्रेशर में ले लिया। आपको वो सब्जेक्ट लेना है जो आपको इंटरेस्ट करे, जिसमें आपका एप्टीट्यूड हो। तो आई थिंक दैट हेल्प्स यू, दैट गिव्स यू अ पुश एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम के टाइम पर। अच्छा, एक चीज और, आपने कितनी बार अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज किया कि अब जब एग्जामिनेशन में बैठी हुई थी, बैठने से पहले कितनी बार आपने इसको रिवीजन कर लिया था, और स्टूडेंट्स को कितनी बार रिवीजन कर लेना चाहिए एक अच्छी परसेंटेज गेन करने के लिए? मैंने रिविजन सो बेसिकली जब मेरा सिलेबस स्कूल में खत्म हो गया था, आई वाज इन लाइन विद माय स्कूल। तो जैसे जैसे स्कूल में सिलेबस खत्म हो रहा था, मेरा भी स्कूल के साथ ही सिलेबस खत्म हो गया। उसके बाद मैंने कम से कम 2 बार पूरा सिलेबस जो था वो रिवाइज किया। जो हमारे 2 प्री बोर्ड्स हो रहे थे उनके साथ भी सिलेबस रिवाइज हो गया। तो मिनिमम आज से कम पूरा सिलेबस 3 बार आपको रिवाइज हो जाना चाहिए बोर्ड एग्जाम्स से पहले। एंड जस्ट बिफोर आपका एग्जाम जो होता है, मैं एटलीस्ट लास्ट मोमेंट रिविजन पे इतना बैंग नहीं करती थी कि सुबह जब एग्जाम देने जा रहे हो तब इतना रिविजन मत करो, क्योंकि तब फिर दिमाग में वो क्लस्टर होने लगती हैं चीजें, कि आप जब पेपर देखते हो तो ऐसा लगता है वो कंफ्यूज होने लगती हैं। एक रात पहले आपको जितना पढ़ना है पढ़ लो, बट वो रात में पढ़ के देन लीव इट। उसके बाद जितनी चीजें आपके दिमाग में गई हैं, लेट देम सिंक इन। सुबह एग्जाम देने कामनेस के साथ जाओ, जितना आता होगा वो आएगा। लास्ट मोमेंट पढ़ के कंफ्यूजन होता है मेरे हिसाब से, कुछ और आप ऐड नहीं कर पाते हो। अच्छा, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे बैक बेंचर्स की मैं बात कर लूँ, तो वो उनके अंदर ऐसा कुछ माहौल रहता है कि टीचर से उनका अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती। कहते हैं कि टॉपर्स की अच्छी बॉन्डिंग होती है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं सिर्फ टॉपर से ही क्वेश्चंस पूछना पसंद करते हैं, टीचर तक नहीं पहुंच पाते। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ उनके अंदर रहती घबराहट की, वो नहीं कर पाते बातचीत, और क्या करना चाहिए उसको, उनको इस तरीके से उनके अच्छा एंटेंगलमेंट हो जाए? So honestly मैं भी like when I joined school तो I was also not one of the toppers। मैंने भी gradually ये path गई हूँ मैं from a back bencher to a front bencher। तो I know what the process feels like। मेरे ख्याल से टीचर्स हमेशा किसी बच्चे को फेवर नहीं करती। टीचर्स के लिए सारे बच्चे इक्वल होते हैं। वो बस ये देखती हैं कि ये बच्चा ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है पढ़ाई में, तो आई नीड टू रेसिप्रोकेट दैट एफर्ट, और ये बच्चा नहीं डाल रहा है उतना एफर्ट, तो मे बी इसीलिए उस बैक बेंचर को लगता हो अच्छा ये तो इसको फेवरेटिज्म कर रही है। मेरे ख्याल से टीचर जब सबको इतना इक्वली देख सकती है, तो बैक बेंचर को थोड़ा अपना एफर्ट डालना होगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैक बेंचर्स। एक वो होता है जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता, उनको मे बी फैशन में इंटरेस्ट होगा, ड्रामा में होगा, स्पोर्ट्स में होगा। दे नीड टू अंडरस्टैंड कि पढ़ाई एट द एंड ऑफ द डे इज गोइंग टू मैटर। इवन अगर आपको स्पोर्ट्स में जाना है, जब तक आपकी एक प्रेजेंटेबल परसेंटेज नहीं है, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। एंड दूसरे बैक बेंचर्स वो होते हैं जिनको करनी पढ़ाई ही है, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं होता उनके अंदर कि मैं टीचर से जाके पूछ सकूं। तो मेरे स्कूल में जो होता था कि टीचर्स का बैक बेंचर्स के साथ भी एक बॉन्ड था। उनको पता था ये नहीं पढ़ेंगे, बट स्टिल उनको पता था कि इनको एट द एंड ऑफ द डे पढ़ना है। तो व्हेन आवर सिलेबस गॉट ओवर, हम लोग की सबकी छुट्टी हो गई थी, तो उन्होंने उन बैक बेंचर्स को बुलाया। सिर्फ 10 बच्चों की क्लास होती थी एंड टीचर ने उनको शुरुआत से पूरा सिलेबस पढ़ाया। तो बिकॉज उन टीचर उन बच्चों का बॉन्ड था, इसीलिए उन बैक बेंचर्स को 10 बच्चों की क्लास मिली। तो आई थिंक वो बैक बेंचर्स को थोड़ा सा खुद में कॉन्फिडेंस लाना होगा, एफर्ट डालना होगा, क्योंकि अगर टीचर देखेगी कि बच्चा थोड़ा भी एफर्ट डाल रहा है, तो वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि अगर वो एफर्ट डाल रहा है तो मैं भी उसको थोड़ा और अटेंशन दूं। तो आई थिंक दैट इज हाउ द इक्वेशन शुड वर्क आउट। अच्छा, सबसे अच्छी टीचर जो आपको पूरे साल जो इंस्पायर करती रही, जो आपको पूरी लाइफ टाइम, क्योंकि अब इंटर तो आप पास आउट कर चुके हैं, बहुत कम ही होता है कि दोबारा जब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या आप अच्छी किसी
किसी पोस्ट पे हो तो बहुत कम होता है कॉलेज में जाना, वो टीचर जो आपके हमेशा दिमाग में रहेंगी? मेरी जो पॉलिटिकल साइंस टीचर है डॉक्टर प्रीति सिंह, शी हैज़ ऑलवेज बीन वेरी क्लोज टू माई हार्ट। वो मेरी क्लास टीचर भी रही थी 11th-12th में, एंड उन्होंने मेरे को सिर्फ पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाया, उन्होंने मेरे को जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी उसमें भी बहुत पुश किया है। हमारे स्कूल में एक जेमन होता है, जयपुरिया मॉडल यूनाइटेड नेशंस, उनका सेक्रेटरी जनरल उन्होंने मुझे बनाया था। तो आई थिंक शी इज़ गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि उन्होंने मुझे सिर्फ पढ़ाई करना नहीं, मुझे मल्टीटास्क करना सिखाया है कि पढ़ाई के साथ कैसे एक्स्ट्रा करिकुलर्स को भी मैनेज करना है। एंड आई थिंक वो एक्स्ट्रा करिकुलर्स की वजह से ही जब मैं पढ़ाई करती थी मेरा दिमाग रिफ्रेश रहता था, ताकि मैं और फोकस कर सकूं। सो हाँ, मैं उनको बहुत मिस करने वाली हूँ। अच्छा, एक मैसेज आपको तमाम स्टूडेंट्स इस समय देख रहे हैं उनके लिए कि वो कोर्स किस तरीके से अपना कंप्लीट करें और किस तरीके से वो सारी पढ़ाई करें कि एग्जामिनेशन से पहले उनके ऊपर कोई भी प्रेशर ना रहे? आई थिंक कंसिस्टेंट पढ़ाई करना इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जैसे पढ़ाई करती थी, स्कूल में जो भी हो रहा होता था घर पे आके उसको रिवाइज करती थी। एंड मेरी एक आदत बचपन से थी कि मैं लिख लिख के पढ़ती थी। मेरी एक डायरी थी, मैं कोई भी कीवर्ड होता था उसको 10 बार लिखती थी, क्योंकि आई थिंक मेरा ये मानना है कि लिखने से वो दिमाग में बैठ जाता है। ओरली मेरे को एटलीस्ट इतना नहीं समझ आता था, तो आई वुड लाइक टू गिव दिस टिप टू ऑल माई जूनियर्स कि लिख लिख के पढ़ो, बिकॉज लिखने से वो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है एंड यू रिटेन इट फॉर लॉन्गर। सो आई थिंक लिखना इज वन, एंड सेकेंडली कंसिस्टेंट पढ़ना, क्योंकि लगता है लास्ट के 2 महीने में सब हो जाएगा, बट अगर आप पूरे साल पढ़ रहे हो तो यू गेट दैट पुश कि अच्छा मैंने एक बार भले ही जनवरी में वो पढ़ा हुआ है, मेरे को बस एक बार रिवाइज करना है उसको, ताकि वो दिमाग में मेरे रिफ्रेश हो जाएगा। तो आई थिंक स्टडिंग थ्रू आउट द ईयर, भले ही थोड़ा थोड़ा पढ़ो, एक्स्ट्रा करिकुलर सब करो, बट पढ़ाई छोड़ना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। पढ़ाई करते रहना ग्रेजुअली इज समथिंग जो आपको लास्ट के एंड 3 महीने में बहुत हेल्प करने वाला है। एक चीज और तमाम स्टूडेंट्स के दिमाग में रहती है, टॉपर्स किन बुक्स को प्रेफर करते हैं पढ़ाई करने के लिए, और किन बुक्स मतलब किस तरीके से आपने कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी ली होंगी जैसे कि सॉल्व अनसॉल्व पेपर्स, ये सब चीज़ों के बारे में भी बच्चे जानना चाहते हैं जो तमाम आपको देख रहे हैं इस समय? वैसे तो मैं ISC जो प्रिस्क्राइब करिकुलम बुक्स है वही स्कूल से प्रेफर करती थी। मैथ्स में ML अग्रवाल की जो बुक थी वही आई यूज टू यूज़। इवन ML अग्रवाल का एक क्वेश्चन बैंक आता है जो हमेशा एग्जाम से 3 महीने पहले रिलीज होता है। दैट वाज समथिंग दैट रियली हेल्प मी, क्योंकि वो समराइज कर देते हैं सारे क्वेश्चंस को, एंड प्रैक्टिस उससे बहुत अच्छी हो जाती है। फॉर इकोनॉमिक्स हमारी जो टीचर थी, शी सजेस्टेड वत्सल की एक बुक आती है। अगेन इट्स काइंड ऑफ अ क्वेश्चन बैंक समरी बुक, सो दैट वाज समथिंग दैट रियली हेल्प मी। हिस्ट्री की कोई प्रिस्क्राइब बुक नहीं है ISC की, तो हमारी जो टीचर थी शी यूज्ड टू गेट 5 बुक्स इंक्लूडिंग नॉर्मन लॉ फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री, बिपिन चंद्रा फॉर इंडियन हिस्ट्री, एंड उन 5 बुक से शी यूज्ड टू कट आउट नोट्स, एंड उसी से मिक्स मैच करके हम लोग ने पूरा हिस्ट्री पढ़ा है, क्योंकि हिस्ट्री की कोई प्रिस्क्राइब बुक है नहीं समहाउ। सो आई थिंक दीज वर द बुक्स। बाकी पॉल साइंस के लिए एंड फॉर इंग्लिश आई डिड नॉट यूज एनी अदर बुक, जो ISC प्रिस्क्राइब थी वही मैंने यूज की। बट आई थिंक ये जो एंड की क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, जो 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर कंपाइलेशन होता है, दैट वाज समथिंग दैट रियली हेल्प मी। तो आई थिंक सीनियर्स से भी हेल्प लेके वो क्या बुक्स यूज करते थे, उससे आई थिंक काफी आपको एक आइडिया मिल जाता है व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट इन द पेपर। अच्छा, अभी क्लास 12 पास आउट कर लिया है, क्या चीज़ की आप पढ़ाई करने वाले हैं अभी? सो अभी हम प्लानिंग टू गो टू अशोका यूनिवर्सिटी जो सोनीपत में है, एंड आई इंटेंड टू डू इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी वहाँ पर। इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजिस्ट पढ़ेंगी। अच्छा, ये भी जानना चाहता हूँ फ्यूचर में बनना क्या चाहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है बच्चा, पोस्ट ग्रेजुएशन फ्यूचर में किसी एक पोस्ट पे जाना चाहता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर, आप कहाँ क्या करना चाहती हैं? सो मैं भी प्रेफर करती हूँ गवर्नमेंट सेक्टर, फॉर द ओनली रीजन कि आई वांट टू ब्रिंग सम काइंड ऑफ चेंज टू दिस सोसाइटी, एंड मेरा ऐसा मानना है कि अंटिल एंड अनलेस यू हैव सम पावर इन द सोसाइटी, यू हैव सम से, तब तक आप एक सस्टेनेबल चेंज नहीं ला सकते हो। तो इसीलिए आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, ताकि मेरे हाथों में वो पावर आए दैट आई कैन एक्चुअली इम्पैक्ट more lives at a larger scale, and वो जब मैं चेंज करूँ किसी की लाइफ तो वो एक सस्टेन चेंज हो, because I have that kind of power. So इसीलिए I want to go into IAS. थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ सानिया भार्गव थी, आपके सामने तमाम मुद्दों पर मैंने बात की, स्टूडेंट से रिलेटेड भी तमाम सारी बातें हमारे बीच में रखी, और फाइनल में इन्होंने बताया कि IAS ऑफिसर बनना चाहती हैं। आप सभी स्टूडेंट्स और जितनी भी जनता हमें देख रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू, और कोई भी अगर क्वेश्चंस आपके अगर दिमाग में चल रहा है सानिया से अगर पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।